ओके, हम बात कर रहे थे आईयूडी की। आईयूडी पीएसएम के अकॉर्डिंग मैं समझाने की कोशिश करता हूँ। जैसे कि फर्स्ट जनरेशन आईयूडी की अगर बात करें तो मोस्ट कॉमन कौन सी थी? लिपेज लूप। और यही पूछा जाता है फर्स्ट जनरेशन कौन सी है, सेकंड जनरेशन आईयूडी कौन सी है। इट इज कॉपर टी एंड टी कॉपर 380 ए। हम बात कर रहे थे आईयूडी फर्स्ट जनरेशन लिपेज लूप, सेकंड जनरेशन इज द कॉपर टी TU 380A। ठीक है, 380A मोस्ट कॉमनली यूज क्यों की जाती है? क्योंकि ये प्रोटेक्शन फॉर द 10 years। ठीक है। और यहाँ पे ये बहुत बहुत ज्यादा इफेक्टिव भी है और यहाँ पे फेलियर रेट बहुत कम है। ओके, फेलियर रेट भी 1 से कम रहती है इसलिए। ठीक है। और क्वेश्चन पूछा जाता है कॉपर टी से रिलेटेड, एक तो ये मोस्ट कॉमनली कौन सी यूज की जाती है। ठीक है। और नेक्स्ट क्वेश्चन है कॉपर टी का मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन। मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन इज ब्लीडिंग। और अगर क्वेश्चन पूछा जाता है कि ब्लीडिंग अगर हो रही है तो क्या कॉपर टी हटा दें, इंडिकेशन क्या रहेगा? मोस्ट कॉमन कॉम्प्लिकेशन ऑफ रिमूवल के लिए क्या होना चाहिए? इट इज पेन। अगर पेन और फिर ब्लीडिंग है तब है ना उनको रिमूव की जाती है। ओके। थर्ड जनरेशन आईयूडी इज द LNG 20। LNG 20। और किस नाम से? मिरीना। और मिरीना कितने टाइम के लिए होती है? फॉर 5 years। ठीक है। और इसकी फेलियर रेट लेस देन 0.3 है, तो इसकी फेलियर रेट प्रॉपर्टी से भी कम है। ओके, इसीलिए इसको हम क्या बोलते हैं? थर्ड जनरेशन आईयूडी। तो आपको क्वेश्चन क्या आएगा? फर्स्ट जनरेशन इनमें से कौन सी है, सेकंड जनरेशन कौन सी है, थर्ड जनरेशन कौन सी है? तब आप समझ जाना कि ये मेरे प्रैक्टिस और सॉरी पीएसएम का क्वेश्चन है। ओके, देन नेक्स्ट चलते हैं। क्वेश्चन आते हैं मेल कॉन्डम से। मेल कॉन्डम क्वेश्चन क्या रहेगा? इट इज मेड अप ऑफ रबर लेटेक्स रबर एंड क्वेश्चन पूछा जाता है इसकी फेलियर रेट से, एंड फेलियर रेट इज 3 प्रेगनेंसी इन 100 वूमन्स। इन 100 वूमन्स। अगर क्वेश्चन पूछ लिया जाता है फीमेल कॉन्डम मेड अप ऑफ, तो आपको पता होना चाहिए, उसी लिए बता रहा हूँ, बस क्वेश्चन आएगा नहीं। फीमेल कॉन्डम मेड अप ऑफ पॉली यूरेथेन। एंड इसकी फेलियर रेट कितनी रहती है? फेलियर रेट इज 5 प्रेगनेंसी पर 100 वूमन्स। ओके। और मैंने अपनी जो गायनी क्लास थी उसके अंदर सेंट्रो सेंट क्लोमन जो सहेली के नाम से आती है, सेंट्रो सेंट्रोमन्स के अलावा इसमें रहेगा अपना, इसके अलावा अपना इस सेगमेंट से कोई भी क्वेश्चंस रहता नहीं है। तब हम नेक्स्ट स्टार्ट कर सकते हैं हमारा मदर एंड चाइल्ड। मदर एंड चाइल्ड। ओके। हाई रिस्क चाइल्ड किसको बोलेंगे? कई सारे मदर एंड चाइल्ड से क्वेश्चन आते हैं, लाइक हाई रिस्क चाइल्ड कौन कौन से हैं?
इसको बोलेंगे हाई रिस्क चाइल्ड है, जहाँ पे लो बर्थ वेट हो, किससे कम हो, 2.5 kg से भी कम हो लो बर्थ वेट, जहाँ पे ट्विंस हो, जहाँ पे बर्थ ऑर्डर जो है, बर्थ ऑर्डर इज ग्रेटर देन 5 हो, ठीक है। अगर मान लीजिए मदर का फेलियर टू गेन वेट 3 सक्सेसिव मंथ, 3 सक्सेसिव मंथ्स में भी उसका वेट गेन नहीं हो रहा है, तो बेबी पे अफेक्ट आएगा ही आएगा। ओके, या फिर वर्किंग मदर हो, वर्किंग मदर हो और सिंगल पेरेंट हो। ओके, ये हम पीएसएम वाइज बात कर रहे हैं। अगर क्वेश्चन आता है हाई रिस्क, नाउ हाई रिस्क, अभी तक तो हम बात की थी हाई रिस्क चाइल्ड की, अब बात करते हैं हाई रिस्क मदर की। हाई रिस्क मदर, हाई रिस्क मदर कौन सी रहेंगी, जहाँ पे हाइट उनकी किससे कम हो, वन लेस देन 140 सेंटीमीटर, वेट, सॉरी, हाइट मेनली इंपॉर्टेंट रहती है, हाइट इज लेस देन 140, और ये याद होनी चाहिए आपको, ठीक है। एज ग्रेटर देन 30 ईयर, या फिर माल प्रेजेंटेशन हो, माल माल प्रेजेंटेशंस मैंने सारे के सारे आपको एक्सप्लेन किए हैं हमारी ऑप्स की क्लासेस के अंदर। एपीएच, ठीक है। या हिस्ट्री हो, हिस्ट्री ऑफ द सिजेरियन सेक्शंस, हिस्ट्री ऑफ द सिजेरियन सेक्शंस, वही चीज, 5 बर्थ ग्रेटर देन 5, मल्टीपेरा, ट्विंस, ओके, और प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, प्रोलॉन्ग प्रेगनेंसी, प्रेगनेंसी कितने से ज्यादा हो जाए, ईडीडी जो है मेरी, ईडीडी एक्सपेक्टेड डेट ऑफ डिलीवरी से ग्रेटर देन 2 वीक अगर डेवलप हो जाए, तो इसको हम क्या बोलेंगे, हाई रिस्क मदर बोलेंगे। इसको हम क्या बोलेंगे, हाई रिस्क मदर बोलेंगे। अब इससे रिलेटेड डेमोग्राफी से क्वेश्चन क्या रहते हैं, पीएसएम वाइज अगर बात करें, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट, ओके। और ये सारी की सारी हम कहाँ पे देखते हैं, मिड पॉपुलेशन ईयर्स में देखते हैं, मिड पॉपुलेशन ईयर्स में नोट करेंगे, ठीक है। इन्फेंट मोर्टिलिटी रेट का फॉर्मूला क्या है, इन्फेंट डेथ अपॉन live birth, it is known as a infant mortality rate, okay। एक आता है नियोनेट मोर्टिलिटी रेट, नियोनेट मोर्टिलिटी रेट मींस नियोनेट डेथ अपॉन द लाइव बर्थ, ओके, जिसके अंदर, क्योंकि नियोनेट्स मींस दी 0 to 1 मंथ मींस 28 डेज, तो इसमें भी अलग अलग रहता है। एक तो होता है अर्ली नियोनेट, अर्ली नियोनेट की एज रहेगी 0 to 7 डेज, एंड लेट की अगर बात करें, लेट नियोनेट, तो वो कितने से रहेंगे, 7 to 28 डेज, ठीक है।
एक वर्ड आता है पेरीनेटल मोर्टिलिटी, पेरीनेटल मोर्टेलिटी, इसको क्या कहेंगे? पेरीनेटल में आता है हमारा 28 वीक से लेके डिलीवरी, यहाँ पे हुई हमारी डिलीवरी, एंड अर्ली न्यूनेट, तो ये सारा का सारा ग्रुप आ जाता है पेरीनेटल मोर्टिलिटी। वापस से समझाता हूँ। 28 वीक ऑफ द गेस्टेशन की बात कर रहा हूँ। 28 वीक ऑफ द गेस्टेशन ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, 28 वीक से लेके डिलीवरी तक, एंड डिलीवरी से लेके अर्ली नियोनेट की कहाँ तक बताया था? 7 डेज तक। तो 7 डेज ये पूरा के बीच में अगर कोई भी डेथ रहती है तो उसको हम क्या बोलते हैं? पेरीनेटल मोर्टिलिटी। ओके, एज ग्रुप समझ में आया? प्लीज उसमें मेंशन करें अपॉन द लाइव बर्थ, प्लीज मेंशन करें यस और नो, यस और नो। ये ये ग्रुप समझ में आया क्या? ओके, एयर पॉल्यूशन, एयर पॉल्यूशन से रिलेटेड एक क्वेश्चन रहता है कि बेस्ट इंडेक्स कौन सा है? बेस्ट इंडेक्स इज द सल्फर डाइऑक्साइड। ओके, सल्फर डाइऑक्साइड बेस्ट इंडेक्स। एंड अगर बात की जाए, और ये कई बार क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, वन लाइनर बता रहा हूं मैं आपको, बेस्ट बायोलॉजिकल इंडिकेटर फॉर एयर पॉल्यूशन, ये आते हैं क्वेश्चंस हमारे पीएसएम वाइज। इट इज लाइकेंस, इट इज लाइकेन, और यहाँ से क्वेश्चन बनता है आपका। ठीक है, एक क्वेश्चन पूछा जाता है, बच्चों वाला क्वेश्चन है वैसे, क्या ग्लोबल वार्मिंग, ग्लोबल ग्लोबल वार्मिंग, और आपको पता होनी चाहिए इसकी 6 गैसेस जो कि किसमें ग्रीन हाउस इफेक्ट में देखने को मिलती है? ग्रीन हाउस, कोई बता सकता है 6 गैसेस? और यही से क्वेश्चन बनता है, 6 गैसेस। फर्स्ट वन इज दी CO2, सेकंड वन इज दी वाटर वेपर्स, वाटर वेपर्स, देन मीथेन, देन ओजोन, देन नाइट्रस ऑक्साइड, नाइट्रस ऑक्साइड, देन क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। तो हो गई CO2, वाटर वेपर्स, मीथेन, ओजोन, नाइट्रस ऑक्साइड, क्लोरोफ्लोरोकार्बन्स। ठीक है, इसी तरीके से नॉइज पॉल्यूशन, मैं आपको इस तरीके से नोट्स बनवा रहा हूँ कि आपके पीएसएम की इतनी जो बड़ी बुक है और इसमें से क्या पढ़े क्या नहीं पढ़े, तो वो उसको इस तरीके से समराइज किया है, इससे बाद कभी भी कोई क्वेश्चन आता नहीं है। ठीक है, नॉइस पॉल्यूशन, नॉइज पॉल्यूशन में कैसे क्वेश्चंस रहेंगे? ग्रेटर देन 160 डेसिबल, रप्चर दी टिम्पैनिक मेम्ब्रेन, विस्परिंग के लिए कितनी साउंड होती है? 20 टू 30 डेसिबल। और थ्रेशोल्ड फॉर द पेन पता होना चाहिए, और यहीं से क्वेश्चन बनता है, थ्रेशोल्ड ऑफ पेन, इट इज 120 to 140 decibel. Okay. Then next segment start करते हैं,
बात करते हैं फैट्स, एसेंशियल फैटी एसिड, एसेंशियल फैटी एसिड नोन एज ए विटामिन एफ, ये पता होना चाहिए। विटामिन एफ इज नोन एज ए एसेंशियल फैटी एसिड्स। अगर इनकी डेफिशिएंसीज है तो इनकी डेफिशिएंसीज से क्या डेवलप होता है? टॉड स्किन, टॉड स्किन या ट्रिनोडर्मा, ट्रिनोडर्मा। ओके। अब आपको सिंपल सी चीज पता है, फैटी एसिड जो कि दो तरीके से होता है, एक तो होता है सैचुरेटेड, एक होता है अनसैचुरेटेड। सैचुरेटेड फैटी एसिड किस में मिलेगा हमारे को? कोकोनट ऑयल में, कोकोनट ऑयल में। एंड अगर अनसैचुरेटेड की बात करें तो यहाँ पर बात आती है दो तरीके से, एक तो होता है मोनो अनसैचुरेटेड और एक होता है पॉली अनसैचुरेटेड। इसी मोनो को ही हम किस नाम से जानते हैं? मूफा के नाम से, MUFA। पॉली को ही किस नाम से जानते हैं? मूफा के नाम से। ओके। ये किस में मिलता है? मूफा किस में मिलता है? मस्टर्ड ऑयल में। मूफा किस में मिलेगा हमारे को? सैफफ्लावर ऑयल में, सैफफ्लावर ऑयल में मिलेगा। ओके। देन नेक्स्ट, विटामिन B1, थायमिन डेफिशिएंसी causes the beriberi। बेसिक क्वेश्चन है। वर्निक्स एनसेफेलोपैथी, वर्निक्स एनसेफेलोपैथी। बेरी भी दो तरीके की होती हैं, फर्स्ट वन इज दी ड्राई बेरी एंड सेकंड वन इज दी वेट बेरी। ड्राई बेरी क्या डेवलप करेगी? पेरिफेरल न्यूरोपैथीज। एंड वेट बेरी डेवलप्स दी congestive cardiac failure, congestive cardiac failure। Okay। देन अगर बात करें विटामिन बी B3, जो कि क्या डेवलप करेगा? पेलेग्रा, क्या डेवलप करेगा? पेलेग्रा। एंड पेलेग्रा के लिए हमारे को क्या पता होना चाहिए? 4 Ds। एंड 4 Ds आपको पता ही है, इट इज डायरिया, dermatitis, diarrhea, dermatitis, dementia, diarrhea, dermatitis, dementia and death। जो डर्मेटाइटिस डेवलप होता है नेकलेस शेप में डेवलप होता है, जिसको हम पेलेग्रा की कट वो क्या करना चाहिए? पर्टिकुलर साइंस, हॉलमार्क ऑफ द डिजीज में देखते हैं। ओके। देन B5, विटामिन B5 की वजह से क्या डेवलप होगा? एक पर्टिकुलर सिंड्रोम नेम एज ए बर्निंग फिट सिंड्रोम, बर्निंग फिट सिंड्रोम डेवलप होगा। आपको पता होना चाहिए बर्निंग फिट सिंड्रोम किसकी वजह से होगा। B5 क्या है? पेंटोथैलेमिक एसिड। B7 इट इज बायोटीन। और बायोटीन आजकल कितने भी हेयर प्रॉब्लम रहे, बायोटीन यूज करते ही करते हैं। ओके। B9 जिसको हम विटामिन M भी बोलते हैं, ये भी चीज याद रखना, कई बार क्वेश्चन आता है। विटामिन M किसको बोलते हैं? B9 को बोलते हैं। ओके। मिगेलोब्लास्टिक एनीमिया डेवलप करेगा। ठीक है, इतना नहीं पूछते हैं, बट विटामिन M क्या है? B9 है, पता होना चाहिए। ठीक है। अगर बात करें विटामिन में ही, तो विटामिन E, तो हिमोलाइटिक एनीमिया, hemolytic anemia of newborn। और अगर बात करें विटामिन के की, तो हेमोलाइटिक हेमरेजिक डिजीज इन न्यूबॉर्न।
तो पता होना चाहिए कि हेमरेजिक की बात कर रहे हैं या हेमोलाइटिक की बात कर रहे हैं। Hemorrhagic anemia या hemorrhagic diseases in newborn develops by the vitamin K. ओके, इसी तरीके से डाइट में आगे चलते हैं। हमने फैट से स्टार्ट किया था, देन विटामिन को कंप्लीट किया है, देन आयोडीन। आयोडीन में देखिए रिकमेंडेड डोज बाय द गवर्नमेंट, recommended dietary allowed is 150 microgram। ओके, अगर बात करें फ्लोरीन की, तो फ्लोरीन बहुत इंपॉर्टेंट है और यहीं से क्वेश्चन पूछा जाता है। क्यों पूछा जाता है? क्योंकि कम हो तो दिक्कत, ज्यादा हो तो दिक्कत, इसीलिए इसको हम बोलते हैं डबल एज, दो धारी तलवार है ये। क्या है? दो धारी तलवार है ये। ओके, नॉर्मल कितना होता है? तो फिर नॉर्मल पता होना चाहिए 0.5 टू 0.8, बहुत छोटी रेंज है ये। माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर, माइक्रो इक्विवेलेंट पर लीटर। ओके, डिक्रीज हो जाए तो कैरीज डेवलप करेगा, आपको सबको पता है, आप हर पेशेंट को यही बोलते हैं। एंड इंक्रीज हो जाए तो अलग अलग है। ग्रेटर देन 1.5 हो तो मोटलिंग डेवलप करेगा, अगर ग्रेटर देन 3 हो तो क्या डेवलप करेगा? स्केलेटल कैरीज डेवलप करेगा। एंड ग्रेटर देन 10 हो तो क्या डेवलप करेगा? क्रिपलिंग, क्रिपलिंग डेवलप करेगा। ओके, अब डाइट में कितना आयरन लेना चाहिए ये भी पता होना चाहिए। आयरन अगर मैन की बात करूं तो 17 मिलीग्राम पर डे, वुमेन्स की बात करें तो 21 मिलीग्राम पर डे। आयरन के पूछे जाते हैं क्वेश्चन क्योंकि हमारे को पता होना चाहिए अब प्रेग्नेंट वुमेन्स के लिए कितना होना चाहिए। 14, सॉरी 14 तो ऐड करने चाहिए, तो ये याद रखने का मेरा तरीका है इसलिए मैंने 14 बोला। जनरल 21 याद रख के 14 ऐड करना है, ठीक है। तो 35 मिलीग्राम पर डे। और एक बार क्वेश्चन आया था, एम्स का ही क्वेश्चन था ये, कि जनरल वुमेन को जब प्रेग्नेंट वुमेन होती है तो कितना आयरन इंटेक बढ़ा लेना चाहिए या बढ़ जाता है? तो इट इज 14 मिलीग्राम पर डे। 14 मिलीग्राम पर डे एक्स्ट्रा चाहिए, एक्स्ट्रा। और यहीं से क्वेश्चन आया था, ठीक है। और अगर लैक्टेटिंग वुमेन है, लैक्टेटिंग वुमेन को वापस से वही 21। ओके, अगर मैं बात करूं आयोडीन की, आयोडीन इंटेक कितना रहना चाहिए? अगर एडल्ट की बात करें, अभी जस्ट बताया मैंने। अगर प्रेग्नेंट की बात करूं तो मैं बताऊं 250। अगर बात करें फॉलिक एसिड की, फॉलिक एसिड एडल्ट के अंदर बात करें 200 माइक्रोग्राम। अगर बात करें प्रेग्नेंट की तो इट इज 500 माइक्रोग्राम, एंड इन लैक्टेटिंग वुमन इट इज 300 माइक्रोग्राम। ओके, कई सारे सेगमेंट्स आते हैं जो कि हमारे को कवर करने पड़ते हैं। ओके, उनमें से ये आपके सामने, जस्ट होल्ड अ सेकेंड।
अब देखिए किस तरीके से क्वेश्चन आते हैं पीएसएम में। हम सोचते हैं कि ये कहाँ से क्वेश्चन पूछा है। देखिए पहला क्वेश्चन, एलिमेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर। एलिमेंट ऑफ द प्राइमरी हेल्थ केयर, जिसको हमने क्या बोला था फर्स्ट, इसको हमने बोला था अल्मा आटा डिक्लेरेशन। और ये आप अगर प्रीवियस यूपीएससी पेपर्स देखोगे तो ये आपको कहीं ना कहीं क्वेश्चंस देखने को मिलेगा। अल्मा आटा डिक्लेरेशन फॉर व्हाट? इट इज फॉर पीएससी। डिक्लेरेशन, और ये कब हुआ था? 1978। सन तो हमारे को बहुत कम पूछते हैं, ओके, पर हमारे को पता होना चाहिए इसके अंदर क्या क्या सेगमेंट थे। तो इसके सेगमेंट को हम एलिमेंट से याद रख सकते हैं, जो कि एलिमेंट यहाँ पे है एलिमेंट ऑफ द पीएससी। तो ई फॉर द एजुकेशन, E for the education, L for the local endemics, locally endemics, E for the essential drugs, E for the essential drugs, M for the maternal and child health care, maternal and child care, maternal and child care, E for the EPI, N EPI की फुल फॉर्म मैं जस्ट भूल रहा हूँ, मैं आपको बताता हूँ थोड़ी देर में। N for the nutritional supplement, nutritional supplement, T for the treat the common ailment, common ailments. S last segment, S elements यहाँ पे elements, S means the sanitations। तो यही सारे काम देते हैं हमारे पीएससी पे। तो ये हुआ था अल्मा आटा डिक्लेरेशन फॉर पीएससी, और ये क्वेश्चन पूछा गया है, अगर सन पूछे तो आपको पता होना चाहिए। एक क्वेश्चन आता है फर्स्ट रेफरल यूनिट किसको बोलते हैं? क्वेश्चन क्या है, ध्यान से सुनो। फर्स्ट रेफरल फर्स्ट रेफरल यूनिट इज सीएचसी। आंसर क्या जाना चाहिए आपका हमेशा? फर्स्ट रेफरल यूनिट इज सीएचसी। ओके, जस्ट होल्ड अ सेकंड। हमारे पास में 10 मिनट है, तो एक सेशन की क्लास और एक दो क्लास, एक दो सेशन में की 2 घंटे का टाइम और चाहिए। तो मैं नेक्स्ट संडे पे ये नहीं डालना चाहता, तो बीच में मैं आपको इसकी रिकॉर्डिंग्स दे दूंगा, जिससे कि हमारा पीएसएम कंप्लीट हो जाए। ठीक है, तो पीएसएम के जो लास्ट के 2 सेशंस हैं, मैं कोशिश करूंगा कि मैं आपको ये इसकी रिकॉर्डिंग्स दे दूं। अगर नहीं दे पाया तो मैं इसकी नेक्स्ट संडे जो अपनी रेगुलर रूटीन क्लासेस होती है, तो उस टाइम पे मैं आपका ये कंप्लीट करवा दूँ। ठीक है, क्योंकि नेक्स्ट संडे तो एटलीस्ट हो ही जाएगा अपना पीएसएम कंप्लीट। ठीक है, तो अभी जितना होता है वो हम कंप्लीट कर लेते हैं, क्योंकि ये हमारा लास्ट सेशन चल रहा है। 8:20 के अराउंड हमारी क्लास ओवर हो जाएगी। ठीक है, अच्छा, अब कम्युनिटी इन दी पब्लिक हेल्थ की बात करते हैं। ये क्वेश्चन हो गए। जैसे कि क्वेश्चंस क्या आते हैं, बोर कमिटी फॉर, बोर कमिटी फॉर पीएचसी, कॉमा सोशल फिजिशियंस, सोशल फिजिशियंस, बोर कमिटी। एक आया था चडास कमिटी, चडास कमिटी
फॉर मलेरिया एलिमिनेशन। बाय नेम पूछे जाते हैं, बाय नेम पता भी होना चाहिए। मलेरिया एलिमिनेशन। ओके ओके। करतार सिंह कमिटी, करतार सिंह कमिटी फॉर मल्टीपर्पज वर्कर, मल्टीपर्पज वर्कर, एमपीडब्ल्यू जिसको हम बोलते हैं, मल्टीपर्पज वर्कर। ओके, ये किसने दिया था? करतार सिंह कमेटी ने। ठीक है। एक आती है जुंगलवाला, जुंगलवाला कमिटी, जंगलवाला कमिटी फॉर द इंटीग्रेटेड ऑफ द हेल्थ सर्विसेज, इंटीग्रेशन ऑफ हेल्थ सर्विसेज। ओके। एक आती है हमारी श्रीवास्तवा कमिटी। तो जितनी भी बाई नेम आती है इससे बाहर कोई भी नहीं रहेगी। अल्मा अट्टा डिक्लेरेशन अच्छे से याद रखना फॉर पीएससी इन 1978। देन पोर कमिटी, चला कमिटी, करतार सिंह कमिटी, जुगनगलवाला कमिटी, श्रीवास्तवा कमिटी फॉर दी रोम, ROME। रोम की फुल फॉर्म क्या है? रीओरिएंटेशन ऑफ द मेडिकल एजुकेशन, रीओरिएंटेशन ऑफ द मेडिकल एंड एजुकेशन। ओके। एक हेल्थ सर्वे एंड प्लानिंग कमेटी बनाई थी। सॉरी, प्लीज रो का फुल फॉर्म फिर से। रीओरिएंटेशन ऑफ मेडिकल एंड एजुकेशन। ओके, थैंक यू। ओके। एक आया था मुडालियर, मुडालियर कमिटी, मुडालियर कमिटी, year committee for the health survey, health survey and planning committee and planning committee। एक आया था बजाज कमिटी, बजाज कमिटी, बजाज कमिटी फॉर द मैन पावर प्लानिंग, मैन पावर प्लानिंग। इस तरीके से कई सारी रहेंगी, बट जो मैंने ऊपर जो आपको बताई है इनसे बाहर कोई क्वेश्चंस रहेगा नहीं आपको। ओके। जस्ट होल्ड अ सेकंड। देन नेक्स्ट, मैनेजमेंट पता होना चाहिए। मैनेजमेंट से किस तरीके से हम बेस्ट मैनेजमेंट की बात करेंगे। हॉस्पिटल, पहले हम थोड़ा सा बात कर लेते हैं हॉस्पिटल मैनेजमेंट की। वैसे हमारे को हॉस्पिटल मैनेजमेंट से कोई क्वेश्चन पूछा नहीं गया है आज तक। एक होता है क्वेश्चन अगर गलती से पूछ लें तो GAN जान चार्ट, इसमें क्या शो होती है? एक्टिविटी विद टाइमिंग का एक चार्ट बनाया हुआ है। इसके अंदर एक्टिविटी कितनी रही है विद टाइमिंग, तो वो पता चलती है कि जनवरी में इतना एक्टिविटी हुआ है, देन फरवरी में इतना एक्टिविटी हुआ है, एंड टाइमिंग के साथ में
कि ये जैन का, ये फैब का, और इसी चार्ट को हम क्या बोलते हैं, जैन चार्ट। हॉस्पिटल मैनेजमेंट में एक क्वेश्चन आता है क्वीन थ्योरी। क्वीन थ्योरी फॉर डिक्रीज हॉस्पिटल वेटिंग टाइम, हॉस्पिटल वेटिंग टाइम। इसी तरीके से एबीसी एनालिसिस एंड स्टॉक मैनेजमेंट रिलेटेड रहती हैं, वो इतनी इंपॉर्टेंट है नहीं। तो हम बात करते हैं वेस्ट मैनेजमेंट रिलेटेड। वेस्ट मैनेजमेंट में टोटल 8 कैटेगरीज है, ठीक है। 8 कैटेगरीज कौन कौन सी है, लाइक ड्रग, एनिमल वेस्ट, एनिमल वेस्ट, ओके, सॉइल्ड, सॉइल्ड में कौन से आते हैं, जैसे कि बैंडेजेस एंड ऑल, बैंडेजेस एंड ऑल, ओके। और ड्रग, एनिमल, सॉइल्ड एंड ह्यूमन एनाटॉमिकल वेस्ट, एनाटॉमिकल वेस्ट, ओके। ये तो सारी कहाँ पे जाती हैं, ये सारी की सारी जाती है हमारे येलो बैग में। ये कहाँ पे जाएंगी, येलो बैग के अंदर। और फॉर दी, फॉर दी इंसिनरेशन, फॉर दी इंसिनरेशन, बट ऑटोक्लेव के लिए कौन कौन सी जाती है, SMSL, ठीक है। इसको हम DASH से भी याद रख सकते हैं, और इसको हम शार्प माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, माइक्रोबायोलॉजिकल वेस्ट, सॉलिड वेस्ट, सॉलिड वेस्ट और लिक्विड वेस्ट।